हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होता है। तो देखा जाए, अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो हमारा यहाँ क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सरल सकरा से जटिल सकरा बना सकता है। यानी कौन सा इसमें से जो है कोशिकांग है जो सरल सकरा से जटिल में कन्वर्ट कर सकता है। क्या ए राइबोसोम है, या बी लाइसोसोम है, या सी एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम है, या डी गोल्गी उपकरण है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, जिस पे आप पूरे विश्वास रखते हो, उस ऑप्शन को आप अपने नोट कर सकते हो या कमेंट में भी लिख सकते हो। तो आपको क्या लगता है कौन सा आंसर यहाँ पर सत्य गया? ठीक है, तो आपने अपना आंसर जो है चुन लिया होगा, और जो भी माध्यम आपको पर्याप्त लगता है मुझे भेजने की कोशिश कर चुके होंगे। अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सरल सकरा से जटिल सकरा बना सकता है। देखिए, इसमें अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो इसे आत्मघात की थैली कहते हैं। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम का कोई वर्क अलग होती है, गोल्गी उपकरण का भी कार्य अलग होता है। लेकिन अगर हम सरल सकरा से जटिल सकरा की बात करें तो इसका एक ही काम होता है, राइबोसोम का होता है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही जाएगा। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना है उन सब बच्चों का ऑप्शन सही होगा, ए राइबोसोम। यानी राइबोसोम जो ऐसा कोशिकांग है जो सकरा को सरल सकरा से जटिल सकरा में बदल सकता है, यानी राइबोसोम। ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कौन सी संरचना सेलुलर प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने की जिम्मेदार होता है। देखिए, पादप कोशिका में कौन सी संरचना जो है सेलुलर प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ए क्लोरोप्लास्ट होती है, या बी माइटोकॉन्ड्रिया, या सी नाभिक, या डी गोल्गी उपकरण। क्वेश्चन यहाँ दिलचस्प है। ठीक है, आप अपना आंसर यहाँ पर चुन सकते हो और मुझे आंसर बता सकते हो कि आखिर ऊर्जा प्रदान करने में पौधों में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपने अपना आंसर जो है चुन लिया होगा, और अपना आंसर जो है मुझे ज़रूर भेजिएगा बाद में एनालाइज करके कि कौन सा आपका सही जाएगा। तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि पादप कोशिका में कौन सा रचना जो है सेलुलर कोई प्रक्रिया चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जहाँ तक हमने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट तो देखिए खाना बनाने में यानी भोजन बनाने में पौधों को मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसमें एटीपी होती है, और एटीपी जो होती है पौधों के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है और ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जीवों के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात कहा जाए तो इसको पावर हाउस भी कहते हैं, यानी ऊर्जा संग्रहालय क्षेत्र। तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। यानी देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेवार माना जाता है। तो आपका आंसर बी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो पादप कोशिका में जो है सेलुलर प्रक्रिया के चयन के समय ऊर्जा प्रदान करता है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, कोशिकाओं में गैसीय विनिमय होता है। कोशिकाओं में गैस का विनिमय होता है। क्या ए एक्सोसाइटोसिस के अंतर्गत, बी प्रसार के अंतर्गत, या सी ऑस्मोसिस के अंतर्गत, या डी एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत। क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया होगा। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कोशिकांग में गैसीय विनिमय होता है किसके थ्रू। तो आप अपना आंसर जो है चुन सकते हो और मुझे जो है इसका आंसर बता सकते हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आपको जो एग्ज़ाम को
क्रैक करना है तो आपको आंसर पहले देना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्लियर है। कोशिकाओं में गैस विनिमय होता है, किसके थ्रू होता है? एक्सोसाइटोसिस नहीं, एक्सोसाइटोसिस यहाँ पर जो है कोशिका में गैस विनिमय के लिए महत्वपूर्ण अंग नहीं है। तो क्या बी प्रसार है? हाँ, बी प्रसार सही है। अब यहाँ हिंदी में प्रसार ही वर्ड होंगे तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिकाओं में गैस विनिमय के लिए प्रसार जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं गैसों को आदान प्रदान में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, मिथाइलिन नीले रंग में रंगी और ग्लिसरीन में लगी मानव गाल की कोशिकाओं को एक यौगिक माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया है। कोशिका के जो घटक देखे गए वो कौन से घटक होंगे? ये क्वेश्चन जो होती है हमेशा एक्टिविटी से उठाई जाती है और आप लोग एक्टिविटी को बिल्कुल छूते तक भी नहीं हो, ये गलत है। एग्जामिनर जो है कम से कम एग्जाम में 6-7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक्टिविटी से पूछते हैं और बहुत से बच्चे जो है एनसीईआरटी के अंतर्गत एक्टिविटी को छूते तक भी नहीं है, जो गलत है। तो आपको सोचिए कि 7 क्वेश्चन आपको मुसीबत खड़ा कर सकता है। इसलिए जो भी आपके बुक में एक्टिविटी दी होती है उसको ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए और अपने टीचरों से इसका एनालाइज कीजिए। अगर टीचर एनालाइज नहीं करवाते हैं तो हमारे पास जो है प्लेलिस्ट में सारे चीज़ों का जो है प्रावधान है, तो आप प्लेलिस्ट में ढूंढिए और अपने क्वेश्चन के जो आंसर तलाशिए। तो ये ज़रूरी है। कहते हैं यहाँ तिरपान स्टडी सेंटर सिर्फ आप लोगों के लिए बना हुआ है और यहाँ पर 8 से लेके MA तक के लिए महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं ना कि एक बार अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइएगा तो शायद कभी नहीं इस चीज़ को छोड़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे संभावनाएं मौजूद है और शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा जहाँ पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी एक्टिविटी ज़रूर समझिए, ज़रूर अपने बुकों से जो एनालाइज कीजिए। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि मिथिलीन नीले रंग में रंगीन और ग्लिसरीन में लगी मानव गाल की। मिथिलाइलिन जो है आपको पता ही होगा कि ये नीले रंग में रंगीन बनाने के लिए होता है और ग्लिसरीन जो होता है माउंट को फिक्स करने के लिए होता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कोशिकाओं के एक यौगिक माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया। हमने जो है इसको माउंट को बनाने के बाद हमने इसका जो है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन किया, हमने देखा। तो हमें माइक्रोस्कोप में कौन सी बातें नज़र आएगी? ए कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य केंद्रक, या बी प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और सी प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, नाभिक। यहाँ पर दोस्तों 3 वर्ड जो है अलग अलग है लेकिन है एक ही। केंद्रक का मतलब भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस होता है और नाभिक का मतलब भी न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि कहते हैं ना एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बहुत सी संभावनाएं आपके समक्ष रख देता है। तो मैंने आपको बता दिया केंद्रक, नाभिक, न्यूक्लियस सब एक ही है। ओके, डी ऑप्शन यहाँ कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो आपका आंसर जो भी होगा आप अपना आंसर जो है लिखिए और अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। और जिन बच्चों ने अब तक नहीं ये सब बातों को फॉलो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, आपको हर बात को मानना चाहिए। तो आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया है, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इसका एनालाइज करके कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, मिथाइल नीले रंग में रंगीन और ग्लिसरीन में लाल लगी मानव गाल की कोशिका को एक यौगिक माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं तो हमें कौन से घटक नजर आएंगे? देखिए, इसमें देखा जाए तो कोशिका भित्ति तो नज़र नहीं आएगी, कोशिका भित्ति तो नहीं नज़र आएगी, लेकिन देखा जाए तो कोशिका द्रव्य जो है ये भी नज़र नहीं है, केंद्र नहीं, कोशिका भित्ति नज़र जरूर आएगी क्योंकि यहाँ पर शब्दों का थोड़ा सा उलटफेर है। कोशिका भित्ति ठीक है नज़र नहीं आएगी और कोशिका द्रव्य केंद्रक, तो केंद्रक तो आएगी।
लेकिन दूसरा में देखा जाए तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, और साइटोप्लाज्मा नजर आएगा, प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस भी नजर आएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नजर नहीं आएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन भी रिजेक्ट है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? कि ए ऑप्शन हमने ये बताया है कि कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य केंद्रक, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इसमें नहीं बताई गई है, ये नहीं हो सकता। कोशिका देखा जाए, कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य तो हमें नजर नहीं आएगी, तो इसलिए ए ऑप्शन को हमने रिजेक्ट किया है, लेकिन कोशिका भित्ति नजर आएगी। बी ऑप्शन को हमने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि प्लाज्मा झिल्ली नजर आएगी, साइटोप्लाज्मा नजर आएगा, न्यूक्लियस नजर आएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नजर यहाँ पर नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन गलत गया। सी में कहता है प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा और नाभिक यानी केंद्रक न्यूक्लियस, तो ये ऑप्शन सही है। हम अगर मिथाइल नीले रंग में रंगीन और ग्लिसरॉल में मानव गाल की कोशिका की अगर माइक्रोस्कोप में हम अध्ययन करें तो हमें प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा और नाभिक नजर आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही है और सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है उन सब का आंसर सही है। आगे और भी संभावनाएं हैं, तो आप बने रहे तिरपान सेंटर के साथ और देखें अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की सामान्य विशेषता की पहचान कर। देखिए क्वेश्चन मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो क्वेश्चन क्लियर है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के आपको सामान्य विशेषता बताने, दोनों का ऐसी विशेषता को इसमें से चयन करना है जो दोनों में प्रेजेंट हो। अब देखा जाए एटीपी उत्पादन करने की क्षमता, और बी कहता है डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति, और सी कहता है स्टोमा नामक मैट्रिक्स की उपस्थिति, और डी गहराई से मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अपना आंसर जो है यहाँ सोचना है और मुझे सही आंसर का जो है विकल्प आपको बताना है। और बताने का माध्यम तो आपको पता ही है कि आप कोई भी माध्यम चुन सकते हो। ठीक है, बाद में भी मुझे जो है कितने में से कितने अंक आपको मिले हैं वो मुझे एनालाइज करके बता सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहता है, इसके लिए मैं हमेशा इसलिए फोर्स कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। आपके ये जो है क्वेश्चन सब किताब के बीचों बीच से उठाए गए हैं, किताबों में से उठाए गए हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इग्नोर नहीं कीजिए। अगर आपको जो है माध्यम नहीं मिल रहा है अच्छे स्टडी का, त्रिपाण सेंटर ने अच्छा स्टडी का माध्यम यहाँ पर आपके लिए बनाया है, तो आपको इस बात को फॉलो जरूर करना चाहिए। ठीक है, और आंसर जो है जरूर मुझे लिख के भेजना चाहिए। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं हम एनालाइज करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की सामान्य विशेषता की पहचान करें। आखिर इसका सामान्य विशेषता क्या होगा? एटीपी उत्पन्न करने की क्षमता। देखिए एटीपी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया जाता है, लेकिन प्लास्टोसिस्ट में नहीं पाई जाती है, तो ये तो सामान्य विशेषता नहीं होगी। अगर हम आगे देखें गहराई से मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली, तो गहराई से मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली तो इसमें नहीं होती है। सी स्टोमेटा नामक मैट्रिक की उपस्थिति, तो देखिए ये भी बात गलत है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और प्लास्टोसिस्ट में भी होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टोसिस्ट में पाई जाती है। बी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही जाएगा।